हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एट जोन पटना पे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक शुरू किया था कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। सो उसी के कंटिन्यूएशन में अभी हमारा टॉपिक चल रहा था वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, और इसको पढ़ना है हमें फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी। लास्ट लेक्चर में हमने एक ग्राफ देखा था, आपको याद होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफ ऐसे था और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में थोड़ा अलग था। तो हमने वहां आपको बोला था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ है वो पीछे प्रोड्यूस करने पर वाई एक्सिस को कट करता था, और वीक एक्सिस का ग्राफ सिंस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, हम नहीं जानते कि कहां जाके कट करेगा, इंफिनिटी तक जाएगा। अब जरा यहां ध्यान दे, ग्राफ है किस किस चीज के बीच में? मोलर कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन, सो अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है और ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो दोनों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। अभी सिर्फ मैं रिव्यू कर रहा हूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ एक टॉपिक इस पे इंट्रोड्यूस किया था कि हम डाइल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? डाइल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं। और डाइल्यूशन इंक्रीज करने का मतलब ही था कि हम कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं। इस पे इन फैक्टर्स को अप्लाई करने से क्या फर्क पड़ा था, किन किन चीजों पे, वो देखा था हमने लास्ट क्लास में। तो हमने देखा क्या था, देखिए पहले देखा था हमने फर्स्ट में कंडक्टेंस, दैट इज जी कैपिटल। कंडक्टेंस क्या हुई थी? बढ़ी थी। उसके बाद देखा था हमने कंडक्टिविटी, दैट इज कप्पा, डिक्रीज। क्या होगा? डिक्रीज। उसके बाद देखा था हमने लेमडा एम, मोलर कंडक्टिविटी, इंक्रीज। लेमडा ई, एम नीचे, लेमडा ई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इंक्रीज। तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है लेमडा एम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का, उसमें जब भी डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे, दैट इज जितना पानी बढ़ाते जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। इधर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो डाइल्यूशन घटेगा, इधर कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो डाइल्यूशन बढ़ेगा। यानी कॉन्सेंट्रेशन घटते घटते डाइल्यूशन इतना बढ़ गया कि इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन, इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगा। और जब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन जीरो है तो उस पॉइंट पे हमारा लेमडा एम क्या कहलाएगा? लेमडा एम भी जीरो कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो चुका है और कॉन्सेंट्रेशन जीरो है। तो इन सब फैक्टर्स को हमने जनरली डिस्कस कर लिया था। क्या क्या हमने स्पेशल सीखा था? इस कंडक्टेंस के केस को हमने डिस्कस किया था लेमडा एम के लिए। कंडक्टेंस का केस जो हमने लेमडा एम के लिए डिस्कस किया था, हमने बोला था कि लेमडा एम क्या है? मास फैक्टर। और कंडक्टिविटी जो कप्पा है उसको हमने क्या किया था? यूनिट फैक्टर। याद कीजिए, लास्ट लेक्चर जाके रिव्यू कीजिए, डाउट है तो। अब सिंस से मास फैक्टर था, डाइल्यूशन बढ़ाने से ओवरऑल मास बढ़ता था, कंडक्टेंस बढ़ जाता था, लेमडा एम बढ़ जाता था। ये क्या था हमारा? यूनिट फैक्टर। तो डाइल्यूशन बढ़ाने से उस पार्टिकुलर एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में हमारा उस यूनिट फैक्टर में कौन हमारे आयंस गिरते थे और हमारी कंडक्टिविटी गिर जाती थी। तो सिर्फ यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, कंडक्टिविटी। बाकी सारी चीजें तो इंक्रीज कर रही थी। तो ये क्यों गिर रही थी? क्योंकि यूनिट फैक्टर से। तो कंडक्टेंस का रिजम्बलेंस हमने लिया था लेमडा एम, देखिए यहाँ मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी। तो इसी दोनों को पढ़ना है, इस दोनों को पढ़ना है। हमने एक ब्रीफ आइडिया आपको दे दिया। अब एक और आपका अगर थोड़ा कंफ्यूजन रह गया हो तो एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग का कंफ्यूजन रहता है। लास्ट क्लास में उतना पढ़ाने के बावजूद भी कुछ इंक्वायरीज आ रही थी, लेमडा एम को लोग लेके कंफ्यूज थे। तो कंडक्टिविटी कप्पा है और कंडक्टेंस का रिलेशन है लेमडा एम से। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे वो चीज क्लियर कर दूंगा कि कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में क्या अंतर है। ठीक है? तो देखिए, कंडक्टिविटी हमने किस चीज से डिनोट किया था? के, और कंडक्टेंस जी। अब इन दोनों का रिलेशन समझने के पहले इनका एक जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं कंडक्टिविटी का। अब इस डेफिनेशन की खासियत देखिए क्या होगी कि कंडक्टिविटी का जो डेफिनेशन पढ़ेंगे उसके डेफिनेशन में स्टार्टिंग होगा कंडक्टेंस से। द कंडक्टेंस ऑफ
1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कंडक्टेंस किसका? 1 यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन का। कब? व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर unit distance, electrodes are at unit distance। अब एक और चीज बच जा रही है, जब इलेक्ट्रोड्स आर एट यूनिट डिस्टेंस है तो एक चीज और बच रही है, क्या? एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज आल्सो यूनिटी। उस केस में इसको क्या कहेंगे? कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी। तो बहुत ध्यान से देखें क्या है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज नथिंग बट इट इज ए कंडक्टेंस in a special case। conductivity is nothing but conductance। conductivity is nothing but conductance। but कब? जब वॉल्यूम भी 1 यूनिट हो, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस भी 1 यूनिट हो और हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 यूनिट हो, तो उस केस में हमारा कंडक्टेंस क्या कहलाएगा? कंडक्टिविटी। तो दोनों एक ही चीज हुई, बस केसेज कुछ स्पेशल हो गए। अब यहां से एक फॉर्मूला आता है K इक्वल टू G इंटू जी स्टार। के हमारा जाना हुआ टर्म है, जी स्टार भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सेल कांस्टेंट। जी स्टार का एक और वैल्यू होता है, जी स्टार क्या होता है? L बाई ए के बराबर। क्यों? अब जी स्टार जब सेल कांस्टेंट की बात होती है तो उस सेल कांस्टेंट में जब जाके ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती थी, अलग अलग लेंथ, अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस होते थे, तो उसको एक कांस्टेंट डिफाइन कर दिया गया कि लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो डिवीजन होगा वही सेल कांस्टेंट होगा। तो इसकी वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, जी एल बाई ए। अब हमने पहले ही कह दिया है कि हमारा एल कितना होना चाहिए, देख लीजिए जाके, और ए कितना होना चाहिए। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए यूनिटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिटी। तो जब दोनों चीजें यूनिटी यूनिटी ले लेंगे उस केस में ध्यान से देखिए क्या होगा। जब एल भी 1 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और ए भी 1 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो उस केस में के इक्वल टू जी नहीं हो गया? के इक्वल टू जी। तो के और जी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ साथ मिलके ही बढ़ेंगे। बस ये कुछ उसके लिए स्पेशल कंडीशंस है कि यूनिट 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 कंडीशन जब डाल दिया, लेंथ 1 डाल दिया, एरिया भी 1 डाल दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो के क्या हो गया? जी के बराबर हो गया। अब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने के और जी का रिलेशन भी आपको स्टेबलाइज करके दिखा दिया। तो हम इसको मूव करेंगे, हम इसको रब करेंगे और आगे मूव करेंगे। ये सारा मैंने आपको रिवीजन इसलिए करा दिया कि अब इन ग्राफ को मैं स्प्लिट करूंगा, एक बार स्ट्रॉन्ग के केस के लिए पढ़ेंगे, एक बार वीक के लिए। तो इसको रब करते ये वाला ग्राफ सामने आएगा जो आपको दिख रहा है स्ट्रॉन्ग का, और स्ट्रॉन्ग की पूरी एनालिसिस करेंगे, उसके बाद वीक की। तो पहले मैं रब कर देता हूं और होप आपने इसको बहुत इंजॉय किया होगा क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को था। तो हमने देख लिया है इस ग्राफ को, दैट इज वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। इसमें दो ग्राफ मिले थे हमें, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, एक वीक का। दोनों में अब ध्यान से देख लें क्या डिफरेंस है, क्योंकि मैं तुरंत अब दोनों को 1 बाय 1 अलग कर दूंगा। तो स्ट्रॉन्ग वाले में देखिए जो भी हमारा इंक्रीमेंट है वो ग्रेजुअल स्लोली हो रहा है, बहुत आराम से बढ़ रहा है स्लोली। पर इसमें देखिए सिंस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहां से आने के बाद ड्रास्टिकली इसकी वैल्यू बढ़ जा रही है। क्लियर है? तो जब हम इसका डिस्कशन करेंगे तो हम बोलेंगे कि जो हमारा लेमडा एम है वो इंक्रीजिंग स्लोली, पर इसके केस में फास्ट। क्यों है वो अलग बात है, उसके डिस्कशन में अभी ज्यादा टाइम जाएगा कि इसका अल्फा पूरा डिसोसिएट हो चुका है, इसका अल्फा कम डिसोसिएट, पार्शियल डिसोसिएशन, वो डिस्कशन अभी नहीं, अभी रहने देंगे। अभी हम सिर्फ इस एसी के ग्राफ को अलग कर लेंगे। तो अब ये दोनों का कंबाइन नहीं रहेगा, अब हमारा पर्सनल आ जाएगा ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाली ग्राफ को सेपरेट कर लेंगे। और जब इसको प्रोड्यूस कर देंगे तो जहां जाके मिलेगा उस जगह पे यहाँ कॉन्सेंट्रेशन 0 है, तो लेमडा एम नॉट। अब जरा ध्यान से देखना शुरू करेंगे कि क्या क्या कहानी इसमें हो रही है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन 0 है,
तो ये क्या है, यहाँ पे डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है, तो ये पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देख लीजिए कॉन्सेंट्रेशन इधर बढ़ रहा था तो डाइल्यूशन इधर बढ़ेगा, बढ़ते 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 अपने हाईएस्ट वैल्यू पे आ गया, तो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन इस पॉइंट को कहेंगे। और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जहां जीरो कंसेंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग ये मोलर कंडक्टिविटी है, तो यही होगी हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ओबियस ये बात है कि यहाँ कंसंट्रेशन जीरो है तो डाइल्यूशन इन्फिनिटी रहेगा, और जीरो कंसंट्रेशन पे है जीरो लगेगा, यही लैम्डा एम की मैक्सिमम वैल्यू है, तो लिमिटिंग लैम्डा एम। अब इन सब चीजों को देखने से, इस ग्राफ को देखने से, ये ग्राफ तो हमने कंबाइन रूप में पढ़ा था, अब इसको मैंने सेपरेट कर लिया, मैंने सिर्फ इस पार्ट को जूम कर लिया फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सिर्फ इस पार्ट को जूम करके अलग कर लिया। अब इसका डिस्कशन कर रहे हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इस ग्राफ को देख के एक चीज तो आप बहुत ही गारंटेड कह सकते हैं कि लेमडा एम इसमें जो इंक्रीज कर रहा है बहुत स्लोली कर रहा है। लेमडा एम का जो इंक्रीज है वो क्या है, स्लोली है। मैंने बोला था विथ रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वैल्यूज बहुत तेजी से भाग रही हैं, तो यहां जो लेमडा एम है वो स्लोली है। किसके लिए, विथ डाइल्यूशन, एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अब इनको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन से, या रिप्रेजेंटेड बाय भी लिख सकते हैं, तो वो एक्सप्रेशन मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो पहले देख लीजिए, लेमडा एम इजकल टू लेमडा एम नॉट माइनस ए सी पावर 1/2। अब ध्यान से इस ग्राफ को समझने की कोशिश करिएगा कि लेमडा एम का वेरिएशन जो हो रहा है, जो जैसा कि हम देख रहे हैं कि लेमडा एम कैसे 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 स्लोली वेरी कर रहा है, तो लेमडा एम की जो स्लो वेरिएशन है विथ रेस्पेक्ट टू डाइल्यूशन, इधर आ रहे हैं तो डाइल्यूशन बढ़ रही है, विथ रेस्पेक्ट टू डाइल्यूशन वो मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेमडा एम हमारा क्या होगा, नॉर्मल हमारा मोलर कंडक्टिविटी, लेमडा एम क्या होगा हमारा मोलर कंडक्टिविटी। लेमडा एम नॉट क्या होगा, तो लेमडा एम नॉट होगा हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है, एक एक टर्म्स की मीनिंग जान जाइए। अब ए क्या है और सी क्या है, तो सी तो क्लियर है, कॉन्सेंट्रेशन है, हमने यहां लिया हुआ रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब इस ग्राफ को ज्यादा समझने के लिए हमें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कंसीडर करना होगा। देखिए स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है y इजकल टू एम एक्स प्लस सी, पॉजिटिव उल्टा भी लिख सकते हैं, तो c प्लस एम एक्स। अब जरा ध्यान से देखिए हमारा स्लोप क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो क्लियर है कि स्लोप हमारा डिक्रीजिंग है, नेगेटिव स्लोप है, तो यहाँ जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। बस y इजकल टू एम एक्स प्लस सी होता है, एम एक्स प्लस सी को मैंने उल्टा c प्लस एम एक्स लिखा, स्लोप सिंस डिक्रीजिंग है तो मैंने नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव ले लिया। अब देखिए y क्या किस किस चीज को रिजेंबल करता है और क्या क्या करता है। देखिए y एक्सिस पे क्या है जाके देख लेंगे आप अपने ग्राफ में, y के जगह पे y एक्सिस में क्या है लेमडा एम, तो लिख लेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। c होता है हमारा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कितना कटा हुआ है, इंटरसेप्ट की वैल्यू c ये होती है कितना कटा हुआ है, ओरिजिन से कितना ऊपर पे कट कर रहा है, तो इंटरसेप्ट क्या हो गया हमारा लेमडा एम नॉट। अब स्लोप हमें अभी पता नहीं है तो हम एक कांस्टेंट स्लोप ले लेंगे, माइनस थोड़ा ढंग से लिख ले, कांस्टेंट वैल्यू ले लिया। x जाके देखिए x एक्सिस पे कहां आ रहा है c, अंडर रूट c, उसी को c के पावर 1/2 भी कहते हैं। तो बहुत आसानी से हमने क्लियर कर लिया कि y एक्सिस पे हमारा डेल्टा m है, c इंटरसेप्ट हमारा लेमडा m नॉट है, m हमारा नेगेटिव स्लोप है, एक कांस्टेंट a ले लिया, x हो गया हमारा x एक्सिस पे कंसंट्रेशन का रूट। तो ये इक्वेशन आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब यहां से हम क्या जानना चाहेंगे कि ये जो हमारी एक नई क्वांटिटी आ रही है a, जो हमारा नया कांस्टेंट है a, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे, डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स।
अब इलेक्ट्रोलाइट्स के टाइप कैसे कैसे हो सकते हैं, तो एक NaCl का टाइप हो सकता है जिसमें 1:1 है, CaCl2 का हो सकता है, CaCl2 का हो सकता है जो 2:1 है। अब एक और मैं बता देता हूं आपके लिए, MgSO4, वो क्या टाइप है, 2:2 टाइप है। तो इन सारी टाइप जितने भी 1-1 टाइप होंगे, 2-1 टाइप होंगे, 2-2 टाइप होंगे, इन सब के अपने टाइप वाले सबका एक कॉमन होगा। क्लियर है? तो एक इस पर डिपेंड करेगा कि किस टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं। इन सारी चीजों को करने के बाद अब हमें आराम से निकालने आ गया लेमडा m0। हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आराम से निकाल सकते हैं। अब सब चीज हम जान चुके हैं, फार्मूला हमारे हाथ में। इन सब चीजों को यूज किया किसने, कॉल्स ने यूज किया, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। कॉल्स ने इसको यूज किया और एग्जामिन किया लेमडा m0 की वैल्यू फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डिफरेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और ये एग्जामिन करने पे उनको क्या मिला, ये एग्जामिन करने पे उनको एक रेगुलर पैटर्न मिला। ये एग्जामिन करने पे उनको क्या मिला, एक रेगुलर पैटर्न। तो उस पैटर्न के बारे में डिस्कस करने के पहले मैं इसको रब करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने इसका क्या यूज किया। तो बोर्ड को रब करने के पहले ये एक्सप्रेशन हमने अचीव कर लिया था। इस इक्वेशन का यूज किया कॉल्स ने, और कॉल्स ने क्या यूज किया, कैसे यूज किया और क्या लॉ दिया, वो अब हम समझेंगे। तो देखिए कॉल्स ने क्या किया, पहले आप उस चीज को समझिए। कॉल्स ने एग्जामिन किया डिफरेंट एलिमेंट के लिए लेमडा m0 की वैल्यू, डिफरेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, तो आप लिख लीजिए कॉल्स एग्जामिन्ड, पहले स्पेलिंग ठीक से लिख लेंगे। कॉल्स ने एग्जामिन किया, किसको एग्जामिन किया, लेमडा नॉट m की वैल्यू को। और लेमडा वैल्यू फॉर किसके लिए, नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी अलग अलग डिफरेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिए बहुत सारे, और सबकी लेमडा नॉट m की वैल्यू को कंपेयर किया और उनको क्या मिला। कुछ रेगुलरिटीज मिला उनको। अब वो रेगुलरिटीज क्या था, जब उन्होंने एग्जामिन किया तो उनको कुछ रेगुलरिटीज मिला। वो रेगुलरिटीज क्या था पहले वो जाने। तो उन्होंने कहा कि डिफरेंस इन लेमडा नॉट, डिफरेंस इन लेमडा नॉट m, कह रहे हैं कि डिफरेंस की बात कर रहे हैं लेमडा नॉट m के लिए। किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ किस टाइप, देखिए ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स लेने होंगे क्योंकि हमारा डिफरेंस की बात आ रही है। तो एक Kx है और एक NaX है। ध्यान से समझेंगे, हमें दोनों का लेमडा m0 का डिफरेंस लेना है। और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि फॉर एनी x इट इज नियरली कांस्टेंट। नियरली लिख लीजिए। अब चीजों को ध्यान से समझिए कि कॉल्स ने क्या किया कि इस इक्वेशन का यूज लिया, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लेमडा नॉट m को कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद उन्हें एक रेगुलरिटीज मिली। वो रेगुलरिटीज क्या थी, तो उन्होंने बोला कि डिफरेंस इन लेमडा नॉट m ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर Kx एंड NaX फॉर एनी x इज नियरली कांस्टेंट। तो हम चेक करेंगे कि उन्होंने क्या कहा था। तो हम एक टेम्परेचर ले लेंगे कि एट 298 के टेम्परेचर पे इनकी वैल्यूज मैच कर लेंगे। तो लेमडा नॉट KCl का एक बार ले लेंगे और लेमडा नॉट एक बार NaCl का ले लेंगे। क्लियर है, लेमडा नॉट एक बार KCl का लेंगे, एक बार NaCl का। अब Kx की जगह क्या हो जाएगा, Kx भी ले लिया हमने, NX भी ले लिया, बट हमें क्या बदलना पड़ेगा, X बदलना पड़ेगा। तो अब क्लोरीन की जगह हम क्या ले लेंगे, ब्रोमीन। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। उन्होंने बोला कि चाहे Kx या NX लेना है,
बट एनी एक्स, तो एक बार हमने के एक्स लिया क्लोरीन के लिए, फिर एन एक्स लिया क्लोरीन के लिए, अब एनी एक्स के एक्स ब्रोमीन के लिए, एन एक्स ब्रोमीन के लिए। क्लियर है? अब इनका डिफरेंस देखना है, तो पहले हमें इनके लेमडा नॉट एम की वैल्यू पता होनी चाहिए कि क्या होती है। तो वैल्यू आप लिख लीजिए 149.9 फ्रॉम द टेबल आपको मिल जाएगा। दूसरा 126.5, इसका डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो आप क्या पाएंगे 23.4, डिफरेंस आएगा 23.4। इन द सिमिलर फैशन जब उधर जाएंगे तो 156.6 वैल्यू रहेगी टेबल से, 156.6 एंड सेकेंड वैल्यू 133.2। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये गिवन रहेगा। जब आप डिफरेंस देखेंगे तो ये भी 23.4 आएगा। तो अब कॉल्स की बात समझ में आने लगी कि जब हम kx की बात करें और nx, देखिए ये हमारा kx है, ये हमारा nx है, बट यहां पे x क्या था, यहां पे x क्लोरीन था, अब फिर kx, फिर nx, बट हमारा x बदल गया, अब x क्या है हमारा, अब ब्रोमीन है। तो वही तो उन्होंने बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट kx nx लीजिए फॉर एनी x, तो एट वन टाइम यू आर टेकिंग क्लोरीन एंड अनदर टाइम यू आर टेकिंग ब्रोमीन। अब दोनों के केस में टेबुलर वैल्यू डाल दिया हमने और डिफरेंस तो वही आ गया, उन्होंने बोला था कि नियरली कांस्टेंट, डिफरेंस दोनों का सेम आ गया। अब जब सेम आ गया तो इसको हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं, देखिए डिफरेंस ले रहे हैं तो लेमडा नॉट KCl माइनस लेमडा नॉट NaCl, ध्यान से देखेंगे, लेमडा नॉट KCl माइनस लेमडा नॉट NaCl इज इक्वल टू लेमडा नॉट KBr माइनस लेमडा नॉट NaBr। ये तो हम कह सकते हैं क्योंकि अभी हमने देखा इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस दोनों इक्वल थे। अब जब हम ये कह सकते हैं तो इसी को आपको समझाने के लिए एक दूसरे लैंग्वेज में भी इस बात को मैं आपको समझा सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि वट एवर एनायन वी आर टेकिंग, whatever anion we are taking, if same cation, difference is constant. Whatever anion कुछ भी हो, whatever anion we are taking, if same cation, same, यहां भी cation K प्लस, यहां भी K प्लस, यहां anion cation Na प्लस, यहां Na प्लस, सो भले ही हमारा anion कुछ भी हो, whatever anion, but if cation is same, the difference is constant। यही कहना चाह रहे थे। तो इसी बेसिस पे उन्होंने क्या किया कि इसी बेसिस पे अपना एक थ्योरी दिया उन्होंने, इस सारे रेगुलरिटीज को देख के उसको बोला जाता है कॉल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। कॉल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। क्लियर है? तो ये सारा जो मैंने आपको बताया, इन शॉर्ट मैंने ट्रिक बता दिया आपको कि व्हाट एवर द एनायन वी आर टेकिंग, वेदर क्लोरीन वेदर ब्रोमीन, बट इफ कैटायन इज सेम, इफ कैटायन इज सेम देन डिफरेंस इज कांस्टेंट। और इसी बेसिस पे सारे एवं ऑब्जर्वेशन को देख के कॉल्स ने एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं कॉल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। तो मैं इसको रब करता हूं और अब हम मूव करेंगे कॉल्स लॉ की तरफ कि कॉल्स लॉ क्या था जो उन्होंने इन सारे ऑब्जर्वेशंस को देख के दिया। रब करने के बिफोर देख लीजिएगा, कॉल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, आयंस माइग्रेट करेंगे। रब करने के ड्यूरेशन में मुझे दिख गया है तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब मैं इसको रब कर देता हूं। तो कोल्स ने जो लेमडा एम नॉट का ऑब्जर्वेशन किया था, उन सारे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने अपना एक लॉ दिया। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज कोल्स लॉ। क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया था उन्होंने वो सब मैंने आपको अभी बताया था। अब उन सब ऑब्जर्वेशन को एक सेंटेंस में डाल के कोल्स लॉ के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे और उसके बाद हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट खत्म होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे मूव करेंगे। तो पहले कोल्स लॉ के लिए किसी भी लॉ है तो उसके लिए उसका स्टेटमेंट लिखना जरूरी है कि व्हाट इज कोल्स लॉ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, द मोलर conductivity of an electrolyte, किसकी बात हो रही है? मोलर कंडक्टिविटी के इलेक्ट्रोलाइट पर। कहां पे? तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कहां पे बात हो रही है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब वो होंगे किसके बराबर? सो इज इक्वल टू द
सम ऑफ, अब किसके सम के बराबर होंगे ये जानना बहुत जरूरी है। तो सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज और ये भी कहां पे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बहुत ध्यान से समझेंगे। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। अब इस चीज का मतलब समझ लें, पहले एक बार स्टेटमेंट आप कंफर्म कर लें कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायंस। तो कह रहा है कि हम लेंगे किसका मोलर कंडक्टिविटी का, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और होंगे किसके बराबर, तो उन सब के सम होंगे जो उनमें उनके कैटायंस होंगे और एनायंस होंगे, और उनकी भी मोलर कंडक्टिविटी कहां पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे। तो जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से देखेंगे तो मुझे चीजें ज्यादा हमें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए लैम्डा नॉट एम, क्यों, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी और कहां पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और किसका, एक किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, तो हम ले लेंगे NaCl। बहुत ध्यान से इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप समझ सकते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम नॉट, लैम्डा एम फॉर मोलर कंडक्टिविटी, नॉट फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट NaCl। अब किसका, सम का, उस इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी कहां पे, उनके मोलर कंडक्टिविटी भी कहां पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो उनके मोलर कंडक्टिविटी भी कहां पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, किसके, कैटायंस के एंड एनायंस के। बहुत ध्यान से देखेंगे तो क्लियर है, क्यों। अब अगर और ज्यादा डिटेल्स में जानना चाहेंगे तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात हो रही है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगा, और जब डिसोसिएशन कंप्लीट हो गया तो सारे आयंस उनके कंट्रीब्यूट करेंगे, क्लियर है। तो NaCl लैम्डा एम नॉट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इस इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा, इसके कैटायन और एनायन के मोलर कंडक्टिविटी कहां पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे का समेशन होगा। एक और एग्जांपल देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब देख लेंगे हम किसी और इलेक्ट्रोलाइट के लिए, MgCl2, तो किसके बराबर होगा, Mg2+, Mg टूटेगा तो Mg2+, और कितने मोल आएंगे Cl के, 2, तो लैम्डा नॉट Cl-। ये ध्यान देने की बात यही है, क्योंकि टेबल में वैल्यू आपको Cl की दी रहेगी, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं तो सब कुछ गलत हो जाएगा। एक और देख लीजिए, लैम्डा नॉट MaLCl3, तो पहले कैटायन का ले लेंगे, कैटायन क्या होगा, Al3+, और क्लोरीन के कितने आयन बनेंगे, तो 3 आयन बनेंगे, तो यहां मल्टीप्लायर 3 का लग जाएगा, लैम्डा नॉट Cl-। तो आपको टेबल में सिर्फ से लैम्डा नॉट Cl दिया रहेगा, आपको ये मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं तो सारी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर आपने अच्छे से कॉल्स लॉ समझ लिया, कॉल्स लॉ को समझाने के लिए हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ्स को देखा, उस ग्राफ्स को इंटरप्रेट किया हमने स्ट्रेट लाइन के ग्राफ से, कैसे कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, सब कुछ हमने देख लिया। अब उसको हमने सेंटेंस में डाल दिया, हमने कैटायन और एनायन के फॉर्म में भी देखा था, उनके डिफरेंसेस को देखा था कि लैम्डा एम नॉट के डिफरेंसेस क्यों कांस्टेंट आ रही थी, और उस ऑब्जर्वेशन को जब उन्होंने सेंटेंस में डाल दिया तो उसको कोल्स लॉ कहे, और कोल्स ने क्लियरली मैथमेटिकल कहा कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, उसी इलेक्ट्रोलाइट्स के टोटल आयंस का जो सम होगा मोलर कंडक्टिविटी का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसके बराबर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कह दिया था कि जितने यहाँ क्लोरीन के मोल्स आएंगे वो हमें लेने पड़ेंगे एज ए मल्टीप्लायर। तो हम इसको रब करेंगे और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो गया है, तो हम तेजी से मूव कर जाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट में, और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो मैं इसको रब करता हूं और चलेंगे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम चलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। जो दोनों का कंबाइन ग्राफ था, देखिए ये वाला था, ये था हमारा वीक के लिए, ये था स्ट्रॉन्ग के लिए। पिछली बार में हमने स्ट्रॉन्ग वाला पढ़ा था, अब पढ़ेंगे हम इसको। पिछली बार मैंने ऊपर वाले को जूम किया था क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, अब नीचे वाले को जूम करेंगे क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है? तो इसको अब जूम करेंगे और इसके बारे में पढ़ना है। तो हम इस फोटो से रब कर लेंगे और सिर्फ इसको जूम करके निकाल लेंगे अपने काम के लिए।
देखिए ग्राफ कैसे है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। यहाँ पे कंसंट्रेशन आपका 0 था। क्लियर है। अब हम पढ़ रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसा कि हमें पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब एक्वस मीडियम में जाते हैं तो कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियल डिसोसिएट करेगा। तो पार्शियल जब डिसोसिएट करेगा, फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल ले लिया इसका, तो जब कंप्लीट डिसोसिएट नहीं करेगा तो एक समय ऐसा भी आएगा कि जो डिसोसिएट होके जो आयंस बने हैं और जो अनआयोनाइज्ड आयन है उनके बीच में इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्लियर सी बात है। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पार्शियली डिसोसिएट करते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं। पार्शियल डिसोसिएशन होता है, पार्शियली डिसोसिएट करते हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल तो डिसोसिएट हो जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं होंगे। तो हमने एक जनरल इक्वेशन लिया AB का, जिसमें से कुछ डिसोसिएशन A+ के कैटायंस और कुछ एनायंस बने B- के। बट कुछ आयोनाइज्ड आयंस हैं जो आयन बन चुके हैं, कुछ अनआयोनाइज्ड आयंस भी होंगे, और एक समय होगा इक्विलिब्रियम का, क्योंकि जितना लेफ्ट उतना राइट होगा। तो उस कंडीशन को डिस्कस करने के पहले हम T=0 का कंडीशन डिस्कस कर लेंगे कि शुरू में क्या रहा होगा एट इनिशियल टाइम T। अब सपोज कि इनिशियल टाइम T में इनका कंसंट्रेशन C रहा होगा। अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ, टाइम बंद है, तो सिर्फ रिएक्टेंट्स रहेंगे, प्रोडक्ट तो रहेगा ही नहीं। लेकिन एज आई सेड दैट कि ये सिर्फ पार्शियली डिसोसिएट करेंगे। तो पार्शियली डिसोसिएट करने के समय एक ऐसा समय आएगा कि कुछ आयोनाइज्ड आयन, कुछ अनआयोनाइज्ड आयन, मतलब कुछ आयोनाइज्ड एंड कुछ अनआयोनाइज्ड के बीच में एक इक्विलिब्रियम होगा। तो उस इक्विलिब्रियम पॉइंट की अगर बात करें, यानी T= इक्विलिब्रियम पे, तो C में से कुछ मोल्स डिसोसिएट हो जाएंगे, और जितने डिसोसिएट होंगे सारे 1 1 1 है, तो यहां भी C अल्फा बनेगा, सॉरी, और यहां भी C अल्फा बनेगा। क्लियर है। अगर हमने C यहां कॉमन ले लिया तो इसका डिसोसिएशन कितना हुआ, 1 - अल्फा का। अब हमें पता है कि अल्फा क्या होता है। तो अल्फा होता है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब अल्फा का फॉर्मूला हमें एक बार जानना है अभी कि क्या होता है। तो देखिए λc/λ0। अब पहले मैं आपको ये सारे टर्म्स क्लियर कर दूं कि अल्फा क्या है। तो अल्फा है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना डिसोसिएट हो रहा है। यही अल्फा 1 आता था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, और लेस देन 1 आता था वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, बिकॉज पार्शियल। अब लेमडा सी क्या है। तो लेमडा तो हमने पढ़ा हुआ था कि हमारा कंडक्टिविटी है। लेमडा कंडक्टिविटी था, हमने मोलर कंडक्टिविटी पढ़ा था। तो ये मोलर कंडक्टिविटी कब है, सी। पहले सी का पढ़ लेंगे। एट एनी कॉन्सेंट्रेशन पे, कहां पे, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन पे, सी फॉर कंसेंट्रेशन। सो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। और लेमडा नॉट क्या है, तो सेम चीज है बट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, 0 कॉन्सेंट्रेशन 0। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये सारी चीजें बहुत आसानी से क्लियर होती जा रही हैं। अब यहां जब हमें अल्फा निकाल चुके हैं तो हम बहुत आसानी से अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, तो पहले थोड़ी सी जगह बनानी होगी हमें। जगह बना लेंगे हम इस साइड में, इसको ही रब करेंगे क्योंकि और कहीं हमारे पास जगह है ही नहीं, तो इसको हम थोड़ा सा रब करेंगे। और एक हमारा नया टॉपिक आ जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। जिसको डिनोट किस चीज से करते हैं, के से। अब ये हमारा पहले से पढ़ा हुआ है कि क्या के क्या होता था, तो प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन होता था न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट आते थे। याद कीजिए के क्या होता था। अब देखिए क्या होगा के, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिख सकते हैं के सी अल्फा इंटू सी अल्फा, क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। और डिवाइड कैसे कर देंगे, कितना होगा, 1 - अल्फा से। क्लियर है। अब
हमें पता है कि अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली है लेमडा सी बाई लेमडा नॉट, तो हम अल्फा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए क्या होगा, जहां जहां अल्फा है वहां वहां अल्फा सी बाई अल्फा नॉट, जहां जहां स्क्वायर अल्फा है अल्फा सी बाई अल्फा नॉट। तो ये हमारा के का काम हो जाएगा, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। और आपको याद होगा हमने पहले भी लेमडा सी के बारे में बात की हुई है। लेमडा सी क्या होता था, के इंटू 1000 बाई सी, ठीक है। अब ये सारी चीजें अगर आप समझ गए फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, एनीवे मैंने आपको ग्राफ में बताया था, आपको याद होगा कि एनीवे जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ जाके ग्राफ को कट कर सकते हैं, इसलिए हम ग्राफ से इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कट ही नहीं होता था, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट को ज्यादा ग्राफिकल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो हम कॉल्स लॉ का जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे निकालते हैं। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जितनी जानकारी थी मैंने आपको दे दी। अब हम इसे रब करेंगे और बढ़ेंगे अपने मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशंस पे। किसके, इनके एप्लीकेशंस पे, जो हमने पढ़ा कॉल्स लॉ उसके एप्लीकेशन पे। तो पहले मैं इसको रब कर दूं। बिफोर इसको कंप्लीट रब करने के पहले शायद आपको यहाँ पे एक डाउट आ सकता है, क्योंकि मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है, शायद आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो जब हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं। तो देखिए सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाई क्या है, सी इंटू 1 माइनस अल्फा। तो यहां से बस ये स्टेप मैंने उड़ा दिया था, इस सी को कैंसिल आउट कर दिया था और देखिए बिल्कुल वही चीज आ गई, सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। तो आपको कोई और कंफ्यूजन नहीं रह जाए कि एक सी कहाँ गया, ये सी क्यों नहीं लिए हैं, वो हमने कैंसिल आउट करके इस रिलेशन को यहाँ डायरेक्टली यूज कर दिया। तो अब मैं इसको रब करता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे और हम बढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कॉल्स लॉ। तो जो हमने ग्राफिकल अप्रोच देखा था उसमें मैंने क्लियर किया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ग्राफिकल अप्रोच में वो जाके इसको कट करेंगे और हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते थे लेमडा एम नॉट की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट कट नहीं करते थे, यही खूबसूरती है कॉल्स लॉ की, यही इसका पहला एप्लीकेशन है कि जब ये ग्राफ से हम नहीं निकाल पाएंगे तो हम कॉल्स लॉ से इसके आंसर को निकाल लेंगे। तो द फर्स्ट एप्लीकेशन क्या, इट हेल्प अस टू कैलकुलेट, it help us to calculate क्या, calculate the conductivity of weak electrolyte। conductivity of weak electrolyte at infinite dilution। ध्यान से देखेंगे किसकी कंडक्टिविटीज को निकाल रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। कहां पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को पीछे प्रोड्यूस करने से लेमडा एम नॉट की वैल्यू आ जाती थी, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, हम कितना भी डाइल्यूट करें ये जाके इन्फिनिटी पे मिलेगा। तो हम ग्राफिकल अप्रोच से नहीं निकाल सकते हैं, तो हम निकालेंगे किससे, हम निकालेंगे कॉल्स लॉ के एप्लीकेशन से। तो मैं इसका हिंट कर देता हूं कि वो क्या करेंगे, आपको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यूज गिवन रहेगा और उसी के हेल्प से आपको वीक वाले की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जानने के लिए हम एक क्वेश्चन कर लेंगे और उस क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है पहले आप वो लिख लीजिए। लेमडा नॉट की वैल्यू दी हुई है CH3COONA के लिए, CH3COONA के लिए वैल्यू गिवन है x। लेमडा नॉट HCl की जो वैल्यू दी हुई है वो y। अब एक और चीज बच गई, लेमडा नॉट NaCl, लेमडा नॉट NaCl की वैल्यू दी हुई है z। तीनों कंपोनेंट दिए हुए हैं, तीनों की लेमडा नॉट की वैल्यू दी हुई है किसकी, CH3COONA, HCl एंड NaCl। और हमें किसका निकालना है वो ध्यान से देखेंगे। हमने स्टार्टिंग में यहाँ पढ़ा था वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस लिया था हमने एसिटिक एसिड और इसका एग्जांपल लिया था NaCl। तो स्ट्रॉन्ग्स की वैल्यू दी हुई है और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, वीक की। तो मैं उसको रेड से लिख देता हूं, हमें क्या निकालना है, लेमडा नॉट CH3COOH, ये हमें निकालना है। क्लियर है, हमें निकालना है लेमडा नॉट CH3COOH। अब देखिए जब कॉल्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, यहां से हम सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। इस पे लगा लीजिए लेमडा नॉट CH3COOH, फिर ब्रेकडाउन होकर इनका आयंस कैसे बनेंगे, कैटायन बनेगा लेमडा नॉट CH3COO माइनस लेमडा नॉट H। एनायन बनेगा ऐसे और कैटायन बनेगा ऐसे, उल्टा लिख लिया हमने, कोई बात नहीं।
पहले एनायन फिर कैटायन, CH3COO माइनस एंड H+। ये हमें निकालना है, हमें पता नहीं है, पर हमें पता कौन कौन सा वो तो हम लिख सकते हैं। पता हमें कौन सा, पहला पता हमें ये देखिए, तो हम इसका लिख लेंगे लैम्डा नॉट CH3COO Na। तो इसको ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, कॉस लॉ से, CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस। बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको ब्रेक डाउन किया था CH3COO माइनस H+, यहाँ H की जगह है Na प्लस। अब ये पहला केस है, दूसरा केस देखिए वैसे ही ब्रेक कर लेंगे, क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट H+ लैम्डा नॉट Cl माइनस HCl, तो ऐसे ही डिसोसिएट होगा, H+ एंड Cl माइनस, बच गया, ये हो गया NaCl। बहुत ध्यान से देखिएगा, कंफर्म एक क्वेश्चन आपको आएगा आपके एग्जाम में, लैम्डा नॉट Na+ लैम्डा नॉट Cl माइनस। अब देखिए ध्यान से, हमने कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चंस में ये 3 वैल्यूज गिवन थी और 4th वैल्यू निकालनी थी हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जो हमें गिवन निकालना है उसको हमने ब्रेक डाउन इस फॉर्म में किया यूजिंग कॉल्स लॉ। जो हमें गिवन है, देखिए गिवन है, इसको हमने ऐसे ब्रेक डाउन किया कैटायन एनायन में, इसको ऐसे किया और इसको ऐसे किया। सिमिलर फैशन सबके कैटायंस और एनायंस को हमने सिर्फ अलग किया और कुछ भी नहीं किया। क्लियर है? अब हमें करना क्या है और वैल्यूज क्या गिवन है वो भी देख लीजिए। इसके लिए वैल्यूज गिवन है, ध्यान रहे, x, इसके लिए वैल्यू गिवन है y, इसके लिए वैल्यूज गिवन है z। एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल्स वैल्यू गिवन रहेगी। अब यहाँ हमारा ट्रिक क्या रहेगा, हमारा ट्रिक रहेगा कि जैसे ही हॉट ट्रिक्स क्या हमारा, देखिए हॉट ट्रिक्स क्या रहेगा हमारा, जैसे ही हमें अनकॉमन डाटा मिले वहां एडिशन लगा लेंगे। अनकॉमन डाटा, अनकॉमन के केस में एडिशन लगा लेंगे, यानी कि कॉमन के केस में सब्सट्रैक्शन लगा लेंगे। ये चीज कर लेंगे तो इस टाइप के सारी सवाल बन जाएगी। ये रहा आपका हॉट ट्रिक्स। तो देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर कीजिए और डिसाइड कीजिए कि डेटा जो गिवन है वो अनकॉमन है या कॉमन है। तो 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, 1 और 2, 3 को भूल जाएंगे। CH3COO माइनस दूसरे इक्वेशन में नहीं है, Na+ भी दूसरे इक्वेशन में नहीं है, H+ फर्स्ट में नहीं है, Cl माइनस फर्स्ट में नहीं है। तो इक्वेशन 1 का कोई भी डेटा सेकेंड में नहीं है और 2 का कोई भी डेटा 1 में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 1 and 2 आर अनकॉमन, और सिंस दे आर अनकॉमन व्हाट विल डू, विल ऐड 1 and 2। दिस इज वेरी क्लियर। नाउ विल कंपेयर 2 and 3, या इन दोनों से 3 को कंपेयर करेंगे। देखिए क्या डेटा कॉमन है 3 में जो Na+ है वो 1 से मिल रहा है, Cl माइनस है वो 2 से मिल रहा है, यानी 3 कॉमन डेटा है केस में। तो 3 को क्या कर लेंगे यहाँ से। इसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने हॉट ट्रिक्स बता दिया है कि जहां अनकॉमन डेटा मिले वहां एडिशन लगाइए, जहां कॉमन डेटा मिले वहां सब्सट्रैक्शन। कंसीडर कीजिए केयरफुली 1 और 2 में कोई भी डेटा कॉमन नहीं है तो 1 2 में एडिशन लग गया। 3 से 1 2 को कंपेयर कीजिए, 3 का Na 1 में है और 3 का Cl 2 में है, कॉमन डेटा है तो 3 में सब्सट्रैक्शन लग गया और आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है। तो जब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कीजिए और 3 को सब्सट्रैक्ट, देखिए आपको क्या आता है। 1 2 को मैं ऐड करूंगा, देखिए CH3COO माइनस प्लस Na+, 1 मैंने कॉपी कर दिया, CH3COO माइनस Na+। अब 2 को भी मैं एडिशन में डाल दूंगा, तो 2 क्या है, लैम्डा नॉट H+ प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। अब सब्सट्रैक्शन किसका करना है, 3 का। देखिए सब्सट्रैक्शन कर रहा हूं मैं, माइनस साइन लगा दिया मैंने। क्लियर है? अब इसको इक्वेट करके देख लीजिए क्या होगा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट। देखिए बचेगा क्या आपको, CH3COO माइनस प्लस CH0H+। और ये दोनों किसके बराबर होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही देखा है। देखिए अगर इसको इक्वेशन ये कहेंगे तो यही तो है हमारा, और ये किसके बराबर होगा, जो डेटा हमें निकालनी है। तो 1 और 2 को ऐड करना है और 3 को घटाना है, क्योंकि 1 और 3 को ऐड और 3 के सब्सट्रैक्शन से वही वैल्यू आ जा रही है जो हमें क्वेश्चन में निकालनी है। देखिए बिल्कुल सेम। तो क्या करेंगे, 1 की वैल्यू x, 2 की वैल्यू y, 3 की वैल्यू z, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? ये डेटा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इसको यूज करके एक और न्यूमेरिकल करेंगे न्यूमेरिक वैल्यू के साथ। यहाँ तो XYZ से किया तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूं।
तो एक और न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम, और इसमें विदाउट कंप्लीट सोल्व किए हुए हम कैसे टाइम बचा के इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। तो देखिए क्या गिवन है, पहले इसकी वैल्यू गिवन है किसकी, लैम्डा नॉट CH3COON है, दूसरी वैल्यू गिवन है लैम्डा नॉट HCl, तीसरी वैल्यू गिवन है लैम्डा नॉट NaCl। निकालना क्या आपको, CH3COOH। जैसे मैंने पहले किया था हम वैसे भी कर सकते हैं, बट डायरेक्ट ट्रिक क्या रहेगा, देखिए इक्वेशन 1 और 2 में कोई कॉमन चीज है कि नहीं। मैंने आपको ट्रिक्स दिया था, हॉट ट्रिक्स, कि जो अनकॉमन होगा अनकॉमन को ऐड कर लेंगे और कॉमन को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो 1 और 2 में हम चेक करेंगे कि कुछ भी कॉमन है या अनकॉमन। H कहीं नहीं है, Cl कहीं नहीं है, CH3COO नहीं है। तो 1 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन टू से कि दे आर अनकॉमन। सो 1 और 2 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं। अब 3 बच गया, 3 को कंपेयर करेंगे 1 एंड 2 से। 3 का Na 1 में है, 3 का Cl 2 में है, सो 3 क्या है, कॉमन है, तो 3 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। आप वैसे भी करेंगे, कॉल्स लॉ लगा के इसको ब्रेक डाउन करेंगे, CH3COO माइनस प्लस, फिर इसको H प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, 1 2 को ऐड करेंगे, 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, यही वैल्यू आ जाएगी जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। बट मैं बता रहा हूं कि अगर एग्जाम में आपको टाइम बचाना है तो आप क्या करेंगे, तो Na की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन 1 की, सॉरी 91, 2 की वैल्यू 425.4 और 3 की वैल्यू 126.4। यही तो सारी वैल्यूज गिवन है हमें। पहले दोनों को ऐड करना है, दूसरे वाले को सब्सट्रैक्ट करना है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमें आफ्टर कैलकुलेशन, 390। बट यूनिट सबका क्या लिया हुआ है, cm² पर मोल। क्लियर है। तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं। कॉल्स लॉ भी अप्लाई करेंगे तो ब्रेक डाउन कीजिएगा, तीनों को 1 2 को जोड़िएगा, 3 को ऐड सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, तो यही वैल्यू आ जाएगी और यही इसका आंसर होगा। तो एक बार आप खुद से भी ट्राई करेंगे, मैं इसको रब करूंगा और मूव करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन पे। तो कॉल्स लॉ में इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको लेमडा m0 निकालने के लिए दिया हुआ रहता है और सबकी वैल्यू आपको गिवन रहती है, कैटायंस एंड एनायंस की। तो कॉल्स लॉ में मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या केयर करना, आपको लेमडा नॉट निकालना आपको CaCl2 के लिए। तो देखिए क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए, सारे कैटायंस एंड एनायंस की वैल्यू गिवन है। करना क्या वो मैं इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। तो CaCl2 निकालना है, तो ये कैसे ब्रेक डाउन होता था याद कीजिए, कॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग Ca2 प्लस, इंपॉर्टेंट पॉइंट था 2 इंटू लेमडा नॉट Cl माइनस, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था 2 इंटू। अब देखिए वैल्यू तो दी हुई है Ca2 प्लस की 119, 2 इंटू लगाना इंपॉर्टेंट था क्योंकि Cl माइनस की वैल्यू दी हुई है 76.3, यही 2 इंपॉर्टेंट था आपके लिए लगाना। इस 2 को लगा लिए, काम खत्म हो गया। तो 119 और 2 इंटू 76.3 और इन सारे कैलकुलेशन को कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 271.6। यूनिट सबका दिया हुआ है SCm² पर मोल, यूनिट सबका गिवन है SCm² पर मोल। तो आंसर हो गया आपका कितना, 271.6। ज्यादा गड़बड़ी लोग यहाँ पे करते हैं, ये 2 का मल्टीप्लायर नहीं लगाते हैं, बस इसी के लिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको दिया है। MgSO4 का निकालना होगा तो देखिए लेमडा नॉट MgSO4 तो कैसे टूटेगा, लेमडा नॉट Mg2 प्लस लेमडा नॉट SO4 माइनस। क्लियर है, Mg2 प्लस SO4 माइनस, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे यहाँ 2 मल्टीप्लायर था। तो Mg2 प्लस की वैल्यू यहाँ से कॉपी कर लीजिए 106 और SO4 माइनस की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए 160। सो 160 एंड 106 कितना आ जाएगा, 266। यूनिट गिवन है सबकी SCm² पर मोल। क्लियर है, पर मोल है ये, पर मोल। तो इस टाइप्स के भी क्वेश्चंस देखा हमने, कुछ और देखेंगे, पहले हम इसको रब कर ले। तो एक और टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं, टाइप सेम है, थोड़ा सा इसमें चेंजेज है, देखते हैं आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो लेमडा नॉट m की वैल्यू NaCl के लिए गिवन है, HCl के लिए गिवन है, NaCl के लिए गिवन है, यूनिट गिवन है और लेमडा नॉट HAC के लिए निकालना है। तो हम अगर कॉल्स लॉ लगाएं, अगर हम इसका सॉल्यूशन करना शुरू करें अकॉर्डिंग टू कॉल्स लॉ, तो अगर हम NaCl को उसको लगाते हैं तो क्या होगा, Na प्लस एंड Cl माइनस, यही होगा और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। दूसरा कहां पे लगाएंगे, HCl पे, देखते रहिए आराम से। तो क्या हो जाएगा H प्लस एंड Cl माइनस 2। तीसरा लगाएंगे NaAC पे,
तो हो जाएगा Na प्लस और Ac माइनस। तीनों इक्वेशन हमारे सामने है। अब हमें तीनों की वैल्यू भी गिवन है, यहाँ देख सकते हैं। इसका 126.4 है, दूसरे का 425.9 है और तीसरे का 91.0 है। अब हमें डिसाइड करना है, बहुत ट्रिक्स फिर से। अनकॉमन जहां पे हो वहां पे एडिशन होगा, अनकॉमन जाके ढूंढेंगे। 1 और 2 में देखें, 1 में Na है, 2 में Na नहीं है, बट 1 में Cl है, 2 में Cl है, कॉमन हो गया। अभी अनकॉमन पहले ढूंढ लेंगे। देखिए H प्लस नहीं है, Cl माइनस नहीं है, Na नहीं है, 2 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, आप देख सकते हैं। तो 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अब 2 और 3 ऐड होगा। बार बार आप 1 और 2 ऐड करने की गलती ना करें, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। अब 1 का क्या होगा, देखिए 1 में Cl है जो 2 में भी है, 1 में Na है जो 3 में भी है, तो 1 वाला कॉमन है और कॉमन डेटा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए 1 की वैल्यू कितने गिवन है, अब 2 की वैल्यू कितने गिवन है, 425.9 ऐड हो जाएगा किसके वैल्यू से, 3 के वैल्यू से, कितना है 91.0 और सब्सट्रैक्ट होगा किसके वैल्यू से, 126.4। क्लियर है। 2 और 3 की वैल्यू ऐड होगी और 1 की वैल्यू सब्सट्रैक्ट हो जाएगी और ओवरऑल आ जाएगा 390.5 और यूनिट सबका गिवन है SCM² पर मोल। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दिया गया आपको कि आप ये वेरीफाई कर सके कि हर बार 1 2 ऐड नहीं होता है। जहां अनकॉमन डेटा होगा वही ऐड होगा और जहां कॉमन डेटा आएगा वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब हम मूव करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉल्स लॉ। ये सारे फर्स्ट टाइप थे, अब सेकेंड टाइप में। तो सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप का जो हमारा एप्लीकेशन है कॉल्स लॉ का, हम सब कुछ डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। यहाँ सिर्फ मैं आपको लिस्टिंग कर दूंगा कि सेकेंड टाइप ऑफ उसका एप्लीकेशन का फर्स्ट हमने पढ़ लिया। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ weak electrolyte, to calculate the degree of dissociation of weak electrolyte। इसके लिए हमने अल्फा पढ़ा था, आप याद कीजिए, लेमडा सी बाई लेमडा नॉट। अल्फा पढ़ा था हमने, लेमडा सी बाई लेमडा नॉट। क्लियर है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, सी था एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, ओ था एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सब मैंने पहले आपको बताया हुआ है। लेमडा सी भी मैंने आपको दे दिया था। लेमडा सी की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, K इंटू 1000 बाई सी। ये सब मैंने डिटेल्स में आज बताया हुआ है। यहाँ सिर्फ लिस्टिंग कर दे रहा हूं क्योंकि एप्लीकेशन का सेकेंड टाइप है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी यूज करते हैं। लेमडा क्या है, हमारी कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर है। अब तीसरा टाइप है एप्लीकेशन देख लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज पढ़ाई हुई है, मैं सिर्फ लिस्टिंग कर रहा हूं। टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको किस चीज से डिनोट करते थे, के से। इसके लिए मैंने वहां पे आपको ऐसे वाला ट्रिक बता दिया था कि ए भी रहेगा और ए प्लस और बी माइनस में टूटता है और कंप्लीट नहीं टूटेगा। टी इक्वल टू 0 पे अगर ये सी रहेगा तो ये लोग 0 रहेंगे। क्लियर है। अब अगर इसमें से टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे बात की जाए तो कुछ निकल जाएगा और वही चीजें यहां आ जाएगी क्योंकि सब इक्वल मोल है। अब इसको कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस अल्फा होगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए मैंने आपको बोला था कि उसके जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो सी अल्फा इंटू सी अल्फा और सी इंटू 1 माइनस अल्फा। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी इंटू 1 माइनस अल्फा। ये वाला सी कैंसिल आउट, सॉरी सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, तो ये सी से एक सी कटेगा और बच जाएगा फाइनली सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। कंफ्यूज नहीं होइए, ध्यान से देखिए। सी अल्फा इंटू सी अल्फा न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाई सी इंटू 1 माइनस अल्फा। सी स्क्वायर अल्फा अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी इंटू 1 माइनस अल्फा। एक सी से ये स्क्वायर का पावर एक कम होगा तो सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। ये सारी चीजें मैंने भी आपको पहले भी बताई हैं, तो इन सब को रफ करके जगह बना देता हूं और सिर्फ ये लिख देता हूं जो आपके काम का चीज है। तो डस्ट तो के जगह पे मैं सिर्फ कौन सी वैल्यू डाल दूंगा, के वैल्यू डाल दूंगा सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। पहले भी आज के टॉपिक में हमने कर लिया है। अब
अल्फा की वैल्यू हम कहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहां से। वही काम हमने पहले भी किया है। तो अल्फा की जगह पे क्या रख देंगे, लेमडा सी बाई लेमडा नॉट और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस फिर से लेमडा सी बाई लेमडा नॉट। तो यही तो के है हमारा। तो इन सब चीजों को निकालने में यूज होता है कॉल्स लॉ का। ये सब हम पहले से पढ़ चुके हैं, मैंने लिस्टिंग कर दी है। तो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर खत्म होता है। इस लेक्चर को आप ध्यान से पढ़िए। हर लेक्चर को बनाने के लिए बहुत मेहनत की जा रही है, आप भी साथ साथ में मेहनत करें। कोई भी डाउट रहे तो वीडियो को रिव्यू कीजिए, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मुझे आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो इन सब चीज को आप कंप्लीट कीजिए। जल्द ही मिलेंगे आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन, थैंक यू।